हेलो एवरीवन। अगर आप क्लास 11th बोर्ड एग्ज़ाम में फ़िज़िक्स में 95 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो इस चैनल पर मिलने वाले सारे वीडियोस आपके लिए बेहद ज़रूरी होने वाले हैं। यहाँ आपको मिलेगा सिस्टमैटिक नोट्स के साथ हर कंसेप्ट की क्लियर अंडरस्टैंडिंग और कंप्लीट सिलेबस। मैं दीपक कुमार साहब, स्वागत है आपका आपके इस अपने यूट्यूब चैनल फिज़िक्स डायरी पे। आज इस लेक्चर में हम पढ़ाई करेंगे क्लास 11th फिज़िक्स का इंट्रोडक्टरी चैप्टर फिज़िकल वर्ल्ड। साथ ही क्लास 11th के सिलेबस की पूरी चर्चा करेंगे, आपके सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर हैं। चलिए पेन और नोटबुक निकाल लीजिए, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। चैप्टर ये 1 नहीं बोलेंगे क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, तो आपके सिलेबस से ये चैप्टर फिज़िकल वर्ल्ड इंक्लूड नहीं किया गया है। लेकिन फ़िज़िक्स आप पढ़ाई करना चाहते हैं और आप फिज़िकल वर्ल्ड को छोड़ दें, ये कतई मंजूर नहीं है। इसीलिए इसे मैं लेके आया हूँ इंट्रोडक्टरी चैप्टर के नाम पे फिज़िकल वर्ल्ड। तो सबसे पहले हम फिज़िक्स के सिलेबस को देख लेते हैं। तो क्लास 11 फिज़िक्स का सिलेबस में आपको इन चैप्टर्स को पढ़ना पड़ेगा। तो इंट्रोडक्शन के लिए फिज़िकल वर्ल्ड को रखे हुए हैं, दैट इज़ इंट्रोडक्टरी चैप्टर। पहला है आपका यूनिट एंड मेज़रमेंट। हम लोग यूनिट्स एंड मेज़रमेंट में क्या पढ़ने वाले हैं थोड़ा बहुत बताते हुए चलते हैं। यूनिट्स में हम लोग जितने भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उसके अलग अलग यूनिट हैं, मतलब अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट हैं। तो हम लोग उस सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में पढ़ाई करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे मेज़रमेंट पे, जो फिज़िकल क्वांटिटी है उसको मेज़र किया जाता है, कौन से फिज़िकल क्वांटिटी को किस तरीके से मेज़र किया जाता है, इन चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। सेकंड है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ये आप पढ़ के भी आए हुए हैं, क्लास 9th में ये चैप्टर है, लेकिन आप इसे बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े हैं। यहाँ पर हम लोग पूरी डीप नॉलेज लेके जाएंगे। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जिसमें आप इक्वेशंस, मोशन के जो इक्वेशंस हैं वो सब आप पढ़ के आए हुए हैं। बी स्क्वायर डी यू प्लस ए टी, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 2as, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, सच लाइक इक्वेशंस यहाँ पर आपको मिलेंगे। मोशन इन प्लेन, यहाँ पर भी हम लोग मोशन के बारे में पढ़ेंगे, वेक्टर्स वगैरह यहाँ आपको इस चैप्टर पे मिलेगा। लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स के जो गति के नियम हैं उनको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वर्क, एनर्जी एंड पावर, कार्य, ऊर्जा, शक्ति पढ़ के आए हुए हैं। फिर से हम लोग पढ़ाई करेंगे क्लास 11th में और डीपली पढ़ाई करेंगे। सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ग्रेविटेशन ऑलवेज इंटरेस्टिंग। 8th चैप्टर है आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड 9th आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, आपके लिए नया रहने वाला है सब चीज़ें। आफ्टर देन थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनामिक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है। काइनेटिक थ्योरी, या क्वाइट इंटरेस्टिंग। एंड 13 14 जो आपका हायर फिजिक्स के लिए भी, यानी आप अगर फिजिक्स को एडवांस लेवल में पढ़ना चाहते हैं तो इन दो पर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा, ऑसिलेशंस एंड वेव्स। तो 13 14, तो आपका टोटल 14th चैप्टर मिलने वाला है क्लास 11th फिजिक्स। ओके, इंट्रोडक्टरी चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे साइंस होता क्या है, विज्ञान हम किसे कहते हैं। आफ्टर देन साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक पद्धति। आफ्टर देन हाइपोथेसिस लॉ, हाइपोथेसिस थ्योरी एंड लॉ। हाइपोथेसिस क्या है, इसे परिकल्पना कहते हैं, परिकल्पना। थ्योरी यानी सिद्धांत। होपफुली आप कि बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम से बिलोंग करते होंगे, तो हम लोग जब इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो पूरी इंग्लिश में नहीं पढ़ेंगे, इसे इंग्लिश में पढ़ेंगे, हिंदी और इंग्लिश को मिलाते हुए। ओके, हाइपोथेसिस परिकल्पना, थ्योरी में सिद्धांत, नियम लॉ मीन्स नियम, जो आप थोड़े बहुत हिंदी में आप थोड़ा बहुत अनुमान लगा लीजिए। आगे हम लोग डीपली इसका स्टडी करेंगे। फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान। प्रिंसिपल थ्रस्ट इन फिजिक्स, प्रमुख सिद्धांत भौतिक विज्ञान में। तो भौतिक विज्ञान में प्रमुख सिद्धांत क्या क्या हैं, तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख सिद्धांत। ओके गाइस, ओके, तो प्रमुख सिद्धांत क्या है। यूनिफिकेशन, रिडक्शन। यूनिफिकेशन मीन्स होता है एकीकरण, एकीकरण। रिडक्शन मीन्स होता है न्यूनीकरण। भाई ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एकीकरण, न्यूनीकरण। आप एक अलग एंगल से देखने लगोगे फिर दुनिया को, आई स्वेर। आफ्टर देन फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी, भौतिक विज्ञान और तकनीकी। स्कोप ऑफ फिजिक्स, भौतिक के कार्य क्षेत्र कौन कौन से हैं,
यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान के कार्यक्षेत्र, भौतिक विज्ञान के कार्य क्षेत्र। ओके, स्कोप ऑफ फिजिक्स। आफ्टर देन फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। तो मूलभूत बल क्या क्या है हमारे प्रकृति में, जो मूलभूत बल है, मूलभूत बल वो क्या क्या है, 4 हैं भाई, आगे हम लोग पढ़ाई करेंगे। नेचर ऑफ फिजिकल लॉ, जो भौतिक नियमों की प्रकृति। तो इन सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे अपने इस इंट्रोडक्टरी चैप्टर पे। आज मोस्ट ऑफ थिंग्स हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर पे। तो फर्स्ट, साइंस होता क्या है, विज्ञान होता क्या है। देखिए, किसी के कुछ भी कहने से विज्ञान नहीं हो जाता। पहली बात तो यह है कि विज्ञान कोई अंदाज़ा या तुक्का नहीं होता है। तो विज्ञान है क्या भाई? साइंस इज एन ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमैटिक एंड फॉर्मुलेटेड नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड वेरिफिकेशन। ओके, ऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है भाई संगठित। ओके, सिस्टमैटिक का मतलब होता है व्यवस्थित। फॉर्मुलेटेड मतलब होता है सूत्रबद्ध। ओके, तो विज्ञान क्या है? एक संगठित, व्यवस्थित और सूत्रबद्ध ज्ञान है। ऑब्टेन्ड थ्रू, जो हमें प्राप्त होता है किससे? थ्रू ऑब्जर्वेशंस मीन्स होता है अवलोकन। ओके, एक्सपेरिमेंट मीन्स प्रयोग या परीक्षण। वेरिफिकेशन मीन्स सत्यापन। तो विज्ञान एक संगठित, व्यवस्थित और सूत्रबद्ध ज्ञान है जो हमें अवलोकनों, प्रयोगों और सत्यापन के माध्यम से प्राप्त होता है। एक एग्जाम्पल लेके हुए चलते हैं हम लोग। उदाहरण हम लोग बहुत ही फेमस गुरुत्वाकर्षण के नियम को लेकर चलते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम को आप जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है कि कोई भी दो पिंड एक दूसरे को, माने कोई भी दो पिंड जिनका कुछ द्रव्यमान है, एक दूसरे को एक बल के साथ अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जैसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। यही ग्रेविटेशन फोर्स के चलते जितने सारे वस्तुएं हैं ये पृथ्वी की ओर गिरती है, जितने सारे ग्रह हैं ये सूरज के चारों ओर घूमती है, हमारा चांद उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर घूमती है, इतने सारे सैटेलाइट जो वैज्ञानिक हमेशा लॉन्च करते हैं, ये सैटेलाइट भी गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर ही घूमती है और गुरुत्वाकर्षण बल के चलते ही घूमती है। तो कोई चीज़ें पृथ्वी पर गिर रही है उसके पीछे भी गुरुत्वाकर्षण बल, और जितने सारे पिंड हैं, बड़े बड़े जो सेलेस्टियल बॉडी हैं, ग्रह हैं, वो किसी दूसरे ग्रह के चारों ओर या फिर सूरज के चारों ओर घूम रही हैं, उसका भी कारण हो गया आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। तो गुरुत्वाकर्षण बल के चलते अगर चीज़ें पृथ्वी पर गिर रही है तो गुरुत्वाकर्षण बल का जो खोज है एकाएक तो नहीं हो गया। हम जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का बल का खोज का श्रेय न्यूटन को जाता है, और न्यूटन कहने के तौर पर, या फिर ये सच्ची घटना है या कोई बनाई हुई घटना है, जो भी है, लेकिन न्यूटन एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे और सेब को उन्होंने गिरते हुए देखा और वहाँ से गुरुत्वाकर्षण का खोज हुआ। बात सही है, लेकिन क्या उससे पहले गिरते हुए किसी ने नहीं देखा? देखा होगा, न्यूटन भी कितने बार देखे होंगे। लेकिन ऑब्जर्वेशन क्या कहता है? ऑब्जर्वेशन कहता है कि सिर्फ देखना ही ऑब्जर्वेशन नहीं होता। क्या देखना? देखना इस तरह से कि सेब जो है वो पृथ्वी पे गिर रही है, तो सिर्फ उन्होंने देखा नहीं बल्कि उन्होंने गौर किया कि वो सीधी ज़मीन पे गिर रही है, वो ज़मीन पे तिरछी नहीं गिर रही है, या फिर वह जब पेड़ से छूटी तो वह आसमान में, हवा में नहीं चली गई। ये होता है ऑब्जर्वेशन। उसके बाद उसका होता है प्रयोग। जो चीज़ हम अवलोकन किए उसे हम लैब में या फिर जहाँ भी अपना प्रयोग क्षेत्र होगा वहाँ पर जाके हम उसको प्रयोग करेंगे। हम अलग अलग हाइट से गिरा के देखेंगे। आइजैक न्यूटन ने भी यही किया, अलग अलग हाइट से उन्होंने गिरा के देखा, और जब कोई भी हाइट से उन्होंने गिरा के देखा तो हमेशा यही पाया कि वह नीचे की ओर ही गिर रही है, और इसी से होता है उसका सत्यापन। और इस सत्यापन के बाद जो ज्ञान हमें मिला वो संगठित था। संगठित यानी जानकारी का व्यवस्थित और क्रमिक रूप में होना। वह सिस्टेमेटिक था यानी व्यवस्थित था, यानी वो एक निश्चित और जो वैज्ञानिक नियम को पालन कर रहा था। वो सूत्रबद्ध था क्योंकि उसके बाद ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, वेरिफिकेशन के बाद एक
सूत्र निकल के आया वो था F=G m1m2/r²। ये होता है साइंस। साइंस का अर्थ हुआ कि एक सिस्टमैटिक, एक ऑर्गेनाइज्ड और एक फॉर्मुलेटेड नॉलेज जो ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और वेरिफिकेशन के बाद आता है। आइंस्टाइन क्या कहते हैं साइंस पे? द साइंस इज एन अटेम्प्ट टू मेक द चार्टिक डाइवर्सिटी ऑफ आवर सेंस एक्सपीरियंस corresponding टू लॉजिकल यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ थॉट। इसका मतलब कि विज्ञान है क्या ना, हम अपने इन ज्ञानेंद्रियों से हम लोग अनुभव करते हैं, जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन हैं, जिसे हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे इस पृथ्वी में होने वाली विभिन्न घटनाओं को देख रही है। वो घटनाएं जैसे बिजली का कड़कना हो गया, पानी का भाप बन के उड़ना हो गया, इंद्रधनुष का दिखाई देना हुआ, जैसे एक चुंबक दूसरे चुंबक को खींच रहा है या एक चुंबक दूसरे लोहा को खींच रहा है। ये सारी चीज़ें, अगर हम पृथ्वी में एकदम नए नए आए हैं तो ये सारी चीज़ें हमें एकदम उलझा देने वाली चीज़ें हैं। तो दैट आर चाओटिक डाइवर्सिटी मतलब इतनी सारी जो विविध घटनाएं हमें देखने को मिल रही है, तो दिस आर चाओटिक डाइवर्सिटी। ओके, एंड वी एक्सपीरियंस दिस थ्रू आवर सेंसेस। जो इस ज्ञानेंद्रीय अनुभवों द्वारा इस तरह की चार्टिक डाइवर्सिटी, इस तरह की जो उलझा देने वाली घटनाओं को हम अनुभव कर रहे हैं, इसको हम एक थॉट के साथ जोड़ते हैं जो लॉजिकल होता है और यूनिफॉर्म सिस्टम से होता है। यानी ये जितनी भी घटनाएं हो रही है उसके पीछे का हम एक कारण को खोजने का कोशिश करते हैं, और यही है साइंस। साइंस इज एन अटेम्प्ट टू मेक द चार्टिक डाइवर्सिटी ऑफ आवर सेंस एक्सपीरियंस corresponds टू लॉजिकल यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ थॉट। यानी विज्ञान क्या है ना, विज्ञान हमारे ज्ञानेंद्रिय अनुभवों से जो उलझा देने वाली विविधता है उसको विचार की एक तार्किक और एक समान पद्धति से जोड़ने का एक प्रयास है। दैट इज साइंस। ओके, कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज साइंटिफिक मेथड। हमारा क्वेश्चन क्या है, साइंटिफिक मेथड है क्या। साइंटिफिक मेथड मीन्स हो गया आपका वैज्ञानिक पद्धति। देखिए, किसी भी घटना को समझने या फिर उसका नियम बनाने या फिर किसी सिद्धांत को अगर हम साबित करना चाहते हैं, किसी थ्योरी को हम साबित करना चाहते हैं, तो हमें एक साइंटिफिक मेथड को फॉलो करना होता है। और वो साइंटिफिक मेथड है क्या? तो साइंटिफिक मेथड 5 स्टेप से होकर गुजरता है। पहला हो गया सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन का मतलब हो गया कि व्यवस्थित अवलोकन। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, इसका मतलब हो गया आपका नियंत्रित प्रयोग। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, मतलब हो गया आपका गुणात्मक और मात्रात्मक तर्क या फिर कारण। मैथमेटिकल मॉडलिंग, ये हो गया आपका गणितीय मॉडल। आफ्टर देन प्रिडिक्शन मीन्स हो गया भविष्यवाणी। वेरिफिकेशन मतलब हो गया सत्यापन। और फॉल्सिफिकेशन का मतलब हो गया कि असंतोषजनक ठहराना। ये 5 स्टेप से हम लोग कोई भी तर्क, कोई भी फैक्ट या फिर कोई भी घटना के पीछे के कारण को समझते हैं। तो साइंटिफिक मेथड इज अ वे टू आस्क एंड आंसर साइंटिफिक क्वेश्चंस बाय मेकिंग ऑब्जर्वेशन, प्रोपोजिंग हाइपोथेसिस एंड परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट। तो इन सब चीज़ों में ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस और एक्सपेरिमेंट, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। आप सिंपल भाषा में समझें कि साइंटिफिक मेथड क्या है ना, कोई भी खोज को करने के लिए जो तरीके अपनाए जाते हैं वही है साइंटिफिक मेथड। जो भी तरीके अपनाए जाएंगे कोई खोज को करने के लिए, तो विज्ञान में किसी खोज को करने के लिए 5 स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है। ये 5 स्टेप से होकर गुजरने के बाद जो ज्ञान हमें मिलेगा वो एक नया विज्ञान होगा, वो एक खोज होगा,
वही होगा विज्ञान। तो सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है कि व्यवस्थित अवलोकन, यानी कोई घटना हो रहा है उसको आप अवलोकन कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया था कि आइजैक न्यूटन पेड़ से गिरते हुए सेब को देखा, बस उन्होंने देखा नहीं बल्कि उन्होंने ये भी गौर किया कि वो हमेशा सीधा गिर रहा है, वो तिरछा नहीं गिर रहा है, या फिर वो पेड़ से छूटने के बाद वो आसमान में हवा में नहीं चले जा रहा है। तो दैट इज़ द सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन। उसके बाद जब उन्होंने उस चीज़ को देखा तो उन्होंने प्रयोग के बारे में सोचा कि ये क्या यहीं पेड़ पे होता है, या फिर ये मैं अगर छोड़ूँ सेब को तो होगा, यानी ये पेड़ का टैलेंट है या फिर ये किसका टैलेंट है। अगर मैं छोड़ूँ क्या मैं छोड़ूंगा तो क्या होगा, मैं अगर अलग अलग हाइट से छोड़ूंगा तो क्या होगा। तो इसके लिए उन्होंने एक नियंत्रित प्रयोग किया। अच्छा, नियंत्रित प्रयोग का मतलब क्या होता है? सिर्फ एक्सपेरिमेंट हो सकता था। नियंत्रित का मतलब क्या होता है? नियंत्रित का मतलब ये हुआ कि वे जब छोड़ेंगे, जैसे मान लीजिए बॉल हुआ या फिर सेब हुआ या फिर पत्थर हुआ, कोई हाइट से हुए छोड़ेंगे, तो वो कुछ चीज़ों को नियंत्रित करेंगे। जैसे हवा का चलना को नियंत्रित किए, यानी जहाँ हवा नहीं चल रहा है वहाँ पर वो जाके एक्सपेरिमेंट किए। एक बार जहाँ हवा चल रहा है वहाँ पर जा करके एक्सपेरिमेंट किए, यानी वो हवा को नियंत्रित करके एक्सपेरिमेंट किए। नियंत्रित करने का मतलब या तो ज़्यादा हवा पे, या फिर जहाँ हवा कम बह रहा है, या फिर हवा जहाँ ज़्यादा बह रहा है, ये होता है उसको नियंत्रित करना। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? जो उन्होंने ऑब्जर्व किया उसका एक गुणात्मक और मात्रात्मक तर्क होगा, यानी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग होगा। क्लियर है? एक दूसरे एग्जाम्पल के जरिए हम लोग समझते हैं इस घटना को कि कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, नियंत्रित प्रयोग में आप ये पढ़े हुए हैं, आपको ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि एक रासायनिक अभिक्रिया में जब एक रासायनिक अभिक्रिया होती है तो हम उसके तापमान, उसके दबाव यानी प्रेशर, टेम्परेचर, प्रेशर, उसका वॉल्यूम, इन सारी चीज़ों को देखते हैं। कोई भी एक केमिकल रिएक्शन में, कोई भी एक रासायनिक अभिक्रिया में, तो ऐसा करते हैं कि हम तापमान को परिवर्तन करते हैं, यानी तापमान को हम नियंत्रित करते हैं, और प्रेशर और जितने भी और भी क्वांटिटीज़ हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, उन सबको हम लोग स्थिर रखते हैं, यानी उस सबको नहीं बदलते हैं। तो तापमान को कम या फिर ज़्यादा करने पर हम देखेंगे कि उसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ रहा है, या फिर रासायनिक अभिक्रिया पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो दैट इज़ कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। अब उस एक्सपेरिमेंट के दरमियान गुणात्मक और मात्रात्मक तर्क, ये दोनों चीज़ देखने को मिलेगा। यानी जब हम टेम्परेचर को परिवर्तन कर रहे हैं, तापमान को परिवर्तन कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं या फिर घटा रहे हैं, तो गुणात्मक परिवर्तन आएगा, यानी उसके कलर पे चेंज होगा। अच्छा, कलर पे चेंज होगा, उसके टेस्ट पे चेंज होगा। तो क्वालिटेटिव रीजनिंग हमें यह बताएगा कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। ओके, इसके बाद क्वांटिटेटिव रीजनिंग में हम ये देखेंगे कि जब हम तापमान को बढ़ाए तो उसका वॉल्यूम कितना प्रतिशत बढ़ा, उसका आयतन कितना प्रतिशत बढ़ा या फिर घटा, तो हम ये देखेंगे क्वांटिटेटिव रीजनिंग में। फिर उसका एक मैथमेटिकल मॉडल आएगा, अगर हम इसका बात करें, गुरुत्वाकर्षण का बात करें, जो न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, फिर उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद उन्होंने देखा कि अलग अलग हाइट पर छोड़ने के बाद क्या क्वालिटेटिव चेंजेस आ रहा है, क्या क्वांटिटेटिव चेंजेस आ रहा है। तो वो देखने के बाद वह ये निष्कर्ष निकाले कि अगर दो बॉडी का मास ज़्यादा होता है तो फोर्स भी ज़्यादा होगा, और दोनों बॉडी के बीच में अगर दूरी को हम लोग ज़्यादा करेंगे तो फोर्स क्या होगा, घट जाएगा। ये हो गया आपका क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग से जो चीज़ उनको मिला। उसके बाद उन्होंने इसको एक मैथमेटिकल मॉडल दिया, यानी उनको एक फार्मूलेशन किया। तो फार्मूलेशन में F=G(m1m2/r²), ये आपका उसका मैथमेटिकल मॉडल। ओके, इसके बाद उसका क्या होता है, प्रेडिक्शन होता है एंड वेरिफिकेशन होता है और फॉल्सिफिकेशन ऑफ थ्योरी होता है। देखिए, एक अच्छा वैज्ञानिक मॉडल, एक अच्छा साइंटिफिक मॉडल उसी को हम कहते हैं जो प्रेडिक्शन कर पाए। जैसे एडमंड हैली ने किया था। एडमंड हैली ने क्या भविष्यवाणी किया था, क्या प्रेडिक्शन किया था ना, उन्होंने जो न्यूटन्स का थ्योरी का इस्तेमाल करके, ग्रेविटेशनल थ्योरी का इस्तेमाल करके, उन्होंने यह भविष्यवाणी किया था कि एक कॉमेट था जिसको हेली कॉमेट नाम दिया गया, कॉमेट मीन्स धूमकेतु, वो 1682 में देखने को मिला था। सबसे पहले 1682 में देखने को मिला था। उन्होंने भविष्यवाणी किया था कि वो फिर से 1758 में दोबारा देखने को मिल सकता है, यानी वो वापस उसी रास्ते को ट्रेस करेगा, और वो हमें कब देखने को मिलेगा, 1758 में। और इस 1758 में लौट के आया, देखने को मिला। तो ये प्रेडिक्शन होता है, यानी न्यूटन का जो ये मॉडल था, मैथमेटिकल मॉडल था, जो उन्होंने थ्योरी दिया था, ये सच साबित हुआ। मतलब ये जो इंसिडेंट था ये सच साबित हुआ, यानी एक अच्छा मैथमेटिकल मॉडल है जो प्रेडिक्शन कर पाया। उसका वेरिफिकेशन होगा,
वेरिफिकेशन मीन्स अगर वह नई परिस्थिति में या फिर नए प्रयोगों में वह सच बैठता है, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या फिर न्यू ऐसा कोई सिचुएशन आ गया जहाँ पर हम लोग उसका प्रयोग कर रहे हैं और वह सच बैठता है, उसका भविष्यवाणी सटीक होता है, सच साबित होता है, तो उस सिद्धांत को हम लोग, उस थ्योरी को हम लोग मान लेते हैं। तो यही हो गया उसका वेरिफिकेशन। जैसे कि हेनरी कैवेंडिश ने 1798 में अपने एक प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में, उसने टॉर्सन बैलेंस एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उन्होंने कैपिटल जी का मान निकाला, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मान निकाला, और जो न्यूटन का नियम था उसको इस अर्थ पे वेरीफाई किया कि हाँ ये सच है। तो इस तरह से होता है वेरिफिकेशन। फॉल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? फॉल्सिफिकेशन का मतलब होता है कि असंतोषजनक ठहराना। जैसे विज्ञान कोई एक थ्योरी दिया, लेकिन विज्ञान में कोई भी थ्योरी अंतिम नहीं माना जाता, क्योंकि नए प्रयोग होते रह रहे हैं, नए प्रयोग हो रहे हैं, नए प्रयोगों द्वारा, नई तकनीकी द्वारा उसे गलत साबित कर दिया जाता है, यानी कुछ कुछ लिमिटेशंस आ जाते हैं। तो उस सिद्धांत को या तो बदला जाता है, उनके जो लिमिटेशंस आते हैं उसके ज़रिए उसमें सुधार किया जाता है, या फिर उसे पूरी तरह से खारिज कर दिया जाता है। जैसे कि पहले ये माना जाता था कि अर्थ फ्लैट है। अर्थ क्या है? फ्लैट है। आज भी हम देखेंगे तो जितना दूर देखेंगे तो हमें फ्लैट ही नज़र आता है, लेकिन एक्चुअली क्या है? अर्थ स्फेरिकल है। आज हमें ये पता चला। तो पहले अर्थ को फ्लैट सरफेस माना जाता था, लेकिन आज ये साबित हुआ कि अर्थ इज़ स्फेरिकल। पहले जियोसेंट्रिक थ्योरी क्या कहता है कि अर्थ इज़ एट सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। आज हम जानते हैं कि अर्थ सेंटर पे नहीं है, बल्कि अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, इस सन भी रिवॉल्व कर रहा है किसी और के चारों ओर गैलेक्सी में। तो आज ये साबित हो चुका है कि जो जियोसेंट्रिक थ्योरी था वो गलत था। तो विज्ञान ये होता है कि कोई भी थ्योरी वो अंतिम नहीं होता, बल्कि नए तकनीक आने पर, नए तकनीक, आज हम लोग टेक्निकली इतना एडवांस हैं कि आज हम जान पाए हैं, हम पृथ्वी से बाहर जाके जान पाए कि पृथ्वी फ्लैट नहीं है। पृथ्वी से बाहर जान करके हम जान पाए कि जो पृथ्वी है वो सेंटर पे नहीं है, बल्कि सन सेंटर पे है, हमारे सोलर सिस्टम पे। तो इस तरह से जो साइंस होता है वो एक सटीक और सच को दिखाता है। साइंस जो होता है वो सटीक और सच को दिखाता है। वो किसी के बोलने या फिर किसी के कहने पर नहीं होता है, वो तुक्का नहीं होता है, बल्कि वह प्रूफ होता है थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट। तो इसलिए साइंस इतना दम रखता है, इतना बलशाली है। एंड वी शुड फॉलो द साइंटिफिक टेम्परामेंट, द साइंटिफिक मेथड टू नो एनीथिंग इन आवर डेली लाइफ। अगर हम अपने डेली लाइफ में भी हम कोई चीज़ को जानने का अगर कोशिश करें तो साइंटिफिक मेथड को अपनाना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं, हाइपोथेसिस, थ्योरी और लॉ क्या होता है। हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना, हिंदी में कहते हैं, थ्योरी मीन्स हो गया सिद्धांत, एंड जो लॉ हो गया इसे हम कहते हैं नियम। देखिए तीनों ही कोई भी वैज्ञानिक खोज में ये 3 स्टेज से होकर गुजरती है कोई भी वैज्ञानिक खोज। In science, hypothesis, theory and law are 3 different stages of any scientific discovery or research। तो हाइपोथेसिस क्या है ना? हाइपोथेसिस जो होता है एक अस्थायी अनुमान होता है, यानी कोई भी घटना को ऑब्जर्वेशन के बाद एक अनुमान लगा लिया जाता है कि ये हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि एक रिमोट है, वो रिमोट काम नहीं कर रहा, तो हम लोग अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ इस रिमोट में जो है बैटरी डिस्चार्ज हो गया होगा, इसलिए रिमोट काम नहीं कर रहा। तो ये हमारा एक अनुमान है, लेकिन जब तक इस पर एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तब तक वो अनुमान हम सच नहीं साबित कर सकते। तो जब उस अनुमान को लेकर के हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, बारंबार हम प्रयोग करते हैं, परीक्षण करते हैं, तो प्रमाणों के आधार पर जो सिद्ध होता है, यानी जो प्रूफ होता है, उसे हम कहते हैं थ्योरी। तो थ्योरी जो होता है वो हाइपोथेसिस को लेकर के जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है, बारंबार एक्सपेरिमेंट किया जाता है, और उससे जो सिद्ध होता है, उससे जो साबित होता है, उसी को हम लोग कहते हैं थ्योरी। और लॉ यानी नियम जो है, नियम जो होता है वो प्रकृति का एक, बोल सकते हैं कि अटूट सत्य है, एक कभी ना काटने वाला सत्य है। यानी प्रकृति जिस तरीके से बिहेव कर रही है, प्रकृति जिस तरह से बिहेव करती है, उसी को हम लोग कह सकते हैं नियम। ओके, लेट्स सी वन बाय वन। फर्स्ट, hypothesis. What is hypothesis? This is beginning of science.
ये साइंस का शुरुआत है। व्हेन साइंटिस्ट ऑब्जर्व एनी इवेंट एंड मेक एन एडुकेटेड गेस दैट डज नॉट हैव एनी कंक्रीट प्रूफ येट, इट इज़ कॉल्ड हाइपोथेसिस। तो ये विज्ञान की एक शुरुआत है, और जब वैज्ञानिक किसी घटना को ऑब्जर्व करते हैं, अवलोकन करते हैं, तो उसका एक अनुमान लगाते हैं। एडुकेटेड गेस मीन्स एक पढ़ा लिखा अनुमान होगा, लगाते हैं, जो कि माने जिसका कोई सटीक या फिर कंक्रीट प्रूफ यानी ठोस सबूत नहीं होता, जिसका कोई ठोस सबूत नहीं होता, ऐसे अनुमान लगाते हैं। इट इज़ कॉल्ड हाइपोथेसिस, इसी को हाइपोथेसिस कहते हैं। इट इज़ एन आइडिया दैट इज़ येट टू बी टेस्टेड। और एक आइडिया होता है, विचार होता है, जिसको हमें टेस्ट करने का, प्रयोग करने का जरूरत होता है। और ये क्या कहता है? इट टेल्स अस, ये हमें क्या बताता है? दिस माइट हैपन, मतलब ये हो सकता है, यानी एक पॉसिबल गेस, एक अनुमान लगाता है। दैट इज़ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस भी ऑब्जर्वेशन के जरिए आता है। ओके, थ्योरी क्या होता है ना? व्हेन अ हाइपोथेसिस इज प्रूवन करेक्ट रिपीटेडली थ्रू एन एक्सपेरिमेंट एंड एविडेंस, इट बिकम्स थ्योरी। जब वही हाइपोथेसिस को हम लोग रिपीटेड एक्सपेरिमेंट के जरिए, माने प्रयोगों के जरिए, सबूतों के जरिए उसको सच साबित करते हैं, प्रूवन करेक्ट, उसको सच साबित करते हैं, तो वही थ्योरी बन जाता है, वही हाइपोथेसिस थ्योरी बन जाता है। ओके, तो ये थ्योरी इज कंसिडर्ड वेरी स्ट्रॉन्ग इन साइंस बिकॉज देयर इज एन इमिनेंस अमाउंट ऑफ एविडेंस बिहाइंड इट। तो इस थ्योरी को हम लोग विज्ञान में बहुत ही ताकतवर मानते हैं, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा सबूत के साथ, माने ह्यूज अमाउंट ऑफ एविडेंस, बहुत सारे सबूतों के साथ, उसके पीछे बहुत सारे सबूत होता है। इट एक्सप्लेन व्हाई एंड हाउ एन इवेंट इज अकरिंग, ये हमें बताता है कि कोई घटना क्यों और कैसे हो रही है। इट टेल्स अस व्हाई एंड हाउ दिस इवेंट इज हैपनिंग। ओके, एग्जाम्पल के लिए आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। आइंस्टाइन का रिलेटिविटी का सिद्धांत और डार्विन का जो विकास का सिद्धांत है, ये दोनों ही सिद्धांत जो हमें एक रिपीटेड एक्सपेरिमेंट के जरिए पाया गया है। जैसे डार्विन का थ्योरी क्या एक्सप्लेन करता है? डार्विन्स थ्योरी एक्सप्लेन विद एविडेंस हाउ एंड व्हाई द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन एंड ऑर्गेनिज्म टुक प्लेस ओवर टाइम। डार्विन का थ्योरी हमें ये बताता है कि कैसे और क्यों जो मानव है, ह्यूमन या फिर अदर जो ऑर्गेनिज्म है, वो इवॉल्व किया है समय के साथ कैसे उसका विकास हुआ है। तो दैट डार्विन्स थ्योरी टेल्स अस। इसके बाद है नियम। नियम क्या होता है? लॉ क्या होता है? लॉ, साइंटिफिक लॉ स्टेट ए ट्रूथ ऑफ नेचर दैट रिमेन्स द सेम अंडर एवरी सर्कमस्टेंस। जो मैंने बताया कि ये एक सच्चाई है, ये एक प्रकृति का एक सच है कि मतलब प्रकृति जिस तरह से बिहेव कर रही है, जो घटना जैसे हो रही है वो वैसे ही होगी, वो कोई भी सर्कमस्टेंस में वो वैसी होगी। तो वो नियम है, दैट इज लॉ। इट शोज दैट what will happen in nature through mathematical equations or directly statements, but it does not explain why। तो ये जो हम एक मैथमेटिकल इक्वेशन के जरिए या फिर डायरेक्ट स्टेटमेंट के जरिए हम लोग लॉ को दिखा सकते हैं। जैसे ग्रेविटेशन का जो लॉ था F=g m1m2/r², तो हम एक मैथमेटिकल इक्वेशन के जरिए लॉ को दिखाएं। ओके, लेकिन ये हमें नहीं बताएगा कि ये क्यों हो रहा है, ये जो गुरुत्वाकर्षण बल ये क्यों है, ये लॉ का बताने का काम नहीं है। लॉ तो हमें ये बताता है, माने ये दिखाता है कि घटना ऐसे हो रही है, लेकिन ये कैसे हो रही है, घटना हो रही है ये हमें बताता है। लॉ कैसे हो रही है ये बताना थ्योरी का काम है। तो इट टेल्स अस इफ़ वी डू दिस द रिजल्ट विल बी द सेम एवरी टाइम्स। अगर हम ये करेंगे तो ऐसा रिजल्ट हमें हमेशा देखने को मिलेगा। यानी अगर हम लोग पत्थर को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो हमेशा वो धरती की ओर गिरेगी, और वो कहीं भी हम लोग करें, कभी भी करें, किसी भी टाइम में करें, तो वो हमेशा वैसे ही होगी, है ना। तो एग्जांपल उसी को समझाते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आप जानते हैं, तो ये लॉ है। और ये क्या बताता है? ये हमें बताता है, इट टेल्स अस मैथमेटिकली दैट इफ़ यू रिलीज एन एप्पल फ्रॉम योर हैंड, अगर आप इसको हाथ से छोड़ते हैं, इट विल डेफिनेटली फॉल डाउन, ये हमेशा माने ये निश्चित रूप से गिरेगी, है ना। बट वाई ग्रेविटी वर्क्स, ग्रेविटी क्यों काम कर रही है? दिस लॉ डज नॉट एक्सप्लेन, ये लॉ का एक्सप्लेन करने का काम नहीं है। एक्सप्लेनिंग दैट इज द जॉब ऑफ थ्योरी, ये थ्योरी एक्सप्लेन करेगा। ओके, तो इस क्वेश्चन में हम लोग हाइपोथेसिस, थ्योरी और लॉ के बारे में जाना। हाइपोथेसिस क्या होता है? जिसे हम लोग हिंदी में परिकल्पना करते हैं। एक अस्थायी अनुमान होता है जो हम लोग ऑब्जर्वेशन जो करते हैं उसके जरिए हम एक अनुमान लगा लेते हैं, एक माने एक पॉसिबल गेस होता है कि ये हो सकता है। थ्योरी क्या होता है ना? जो वही हाइपोथेसिस है, यानी जो अनुमान हम लगाए हैं उसी के आधार पर उसी को ले करके जब हम प्रयोग करते हैं, परीक्षण करते हैं, यानी बारंबार हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं और वो सच साबित हो जाता है,
तो वही चीज़ को, उसे हाइपोथेसिस को हम थ्योरी कहते हैं। लॉ क्या है? लॉ एक नियम है, यानी प्रकृति जैसे बिहेव कर रही है। मान लीजिए कोई एक थ्योरी है, वो थ्योरी को हम लोग लॉ कब कहेंगे? यानी जब प्रकृति जैसे काम कर रही है, जैसे बिहेव कर रही है प्रकृति, अगर वो थ्योरी टोटली एक्सप्लेन कर देता है उसको, यानी जो हमारा नेचर है जिस तरह से बिहेव कर रही है, अगर वो थ्योरी उसको टोटली उसी तरह से एक्सप्लेन कर देता है तो वही थ्योरी लॉ बन जाता है। तो लॉ क्या है? ना एक हमारा एक अटूट सत्य है प्रकृति का, यानी प्रकृति जिस तरह से काम कर रही है, प्रकृति का एक अटूट सत्य को हम लोग बोल सकते हैं लॉ, एंड लॉ नेवर चेंज, आप ऐसे बोल सकते हैं। यानी थ्योरी में चेंज बट लॉ डज नॉट। ओके, लास्ट में एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या पढ़ा। हम लोगों ने सीखा कि साइंस होता है क्या है। विज्ञान जो होता है एक संगठित, व्यवस्थित और सूत्रबद्ध ज्ञान होता है जो हमें अवलोकन, परीक्षण और सत्यापन के जरिए मिलता है। साइंस इज एन ऑर्गेनाइज, सिस्टमेटिक एंड फॉर्मुलेटेड नॉलेज वी ऑब्टेन थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड वेरिफिकेशन। इसके बाद साइंटिफिक मेथड क्या है, यानी कोई भी खोज के पीछे वो कौन सारे स्टेप्स हैं जो काम करती है। यानी कोई भी एक नया खोज हो रही है तो उसके पीछे ये 5 स्टेज से होकर गुजरती है कोई भी खोज। सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, यानी पहले वो व्यवस्थित अवलोकन होगा उसका, उससे कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, उसके बाद होगा आपका क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग होगा उसका, उसके बाद एक मैथमेटिकल मॉडलिंग होगा, उसके बाद उसका प्रेडिक्शन होगा, वेरिफिकेशन होगा एंड फॉल्सिफिकेशन होगा। इसके बाद आता है आपका एक नया नियम, एक विज्ञान। ओके, साइंटिफिक मेथड उसे कहते हैं। आफ्टर देन कि साइंस डज नॉट हैव एनी फाइनल थ्योरी, साइंस का कोई फाइनल थ्योरी नहीं होता। साइंस इज एवर डायनामिक, यानी साइंस का कभी अंत नहीं है। कोई थ्योरी वो अंतिम नहीं होता, वो बदलता है। नए टेक्नोलॉजी और नए प्रयोग के द्वारा, नए एक्सपेरिमेंट के द्वारा उसे चैलेंज किया जाता है, उसमें सुधार होता है या फिर वो खारिज कर दिया जाता है। ओके, इसके बाद हम लोगों ने हाइपोथेसिस, थ्योरी और लॉ पे चर्चा किया। हाइपोथेसिस क्या होता है, थ्योरी क्या होता है, लॉ क्या होता है। आप इसे उतार सकते हैं स्क्रीनशॉट रख करके या फिर वीडियो को पॉज करके। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हमने 3 क्वेश्चंस पे डिस्कस किया, 3 क्वेश्चन के बारे पे अपना अंडरस्टैंडिंग को क्लियर किया। अगर आज का लेक्चर आपको समझ आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अपने इस फिजिक्स डायरी पे नए हैं, तो इस फिजिक्स डायरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने उन हर दोस्तों में शेयर कीजिए जो नीडी हैं, जिनको ज़रूरत है। मिलते हैं अगले लेक्चर पे। अगले लेक्चर पे हम बात करेंगे फिज़िक्स को लेकर के, फिज़िक्स होता क्या है, फिज़िक्स का थ्रस्ट पे बात करेंगे, जो प्रिंसिपल थ्रस्ट है उनके, यूनिफिकेशन रिडक्शन पे बात करेंगे, फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे, स्कोप ऑफ फिजिक्स पे बात करेंगे, फंडामेंटल फोर्सेस नेचर पे बात करेंगे। यानी जो अगला लेक्चर होगा क्वाइट इंटरेस्टिंग होना है। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते खेलते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।